नमस्ते बच्चों, आज हम दौड़ में पुरानी पीढ़ी की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए, साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। समाज में जो कुछ चल रहा है वही साहित्य में दिखाया जाता है। और खास तौर पर जब हम कथा साहित्य की बात करते हैं तो उसमें हम वही पढ़ना चाहते हैं कि पाठक वही उसी चीज को अपने पास महसूस करते हैं जिसे वो अपने आसपास देखते हैं। दौड़ एक छोटी सी उपन्यासिका है। अब आप पूछेंगे कि कहानी और उपन्यास के बीच में ये छोटी सी उपन्यासिका कहाँ से आ गई? तो ये जो उपन्यासिका है, उपन्यासिका का शब्द लगभग 30 से 40 साल पहले शुरू किया गया था, जब एक कहानी और उपन्यास के बीच की जो कथा साहित्य था उसको उपन्यासिका कहा गया। आधुनिक युग में किसी के पास इतना समय नहीं होता है जो बड़े बड़े उपन्यासों में व्यक्त करे, परंतु कई बार जो विचार हम व्यक्त करना चाहते हैं, जो बातें हम बताना चाहते हैं, वो कहानी में हम उनको नहीं समेट पाते हैं। तो तब जो है इस उपन्यासिका का आविष्कार हुआ। इसे हम लंबी कहानी भी कह सकते हैं। आमतौर पर ये 100 से 125 पन्नों की होती है और इसमें जीवन के किसी एक स्पर्श को बड़ी शिद्दत के साथ में दर्शाया जाता है। तो दौड़ जो है ममता कालिया द्वारा लिखी गई एक ऐसी उपन्यासिका है जो 2001 में लिखी गई थी। आधुनिक संबंधों को, खासतौर पर मानवीय संबंधों को दर्शाती ये कहानी को मेरे जीवन के बहुत करीब है और इसीलिए हमने इसे विद्यार्थियों के सिलेबस में भी रखा है। इसमें क्या बताया गया है कि आधुनिक मानव जो है भौतिक जीवन की प्रगति में लगातार दौड़ता जाता है और इस चक्कर में रुक करके आराम से बैठ करके रिश्तों को समझ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। एक और चीज है, 2001 में जब ये उपन्यासिका लिखी गई थी तब तक भारत में 1991 के बाद में ग्लोबलाइजेशन शुरू हो चुका था। संबंधों की संरचना बदलने लगी थी। छोटे छोटे शहरों से लोग महानगरों में जा रहे थे और उनके लिए पैसा कमाना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। माता पिता को, रिश्तों को वो भूलने लगे थे और यही हमारे आधुनिक जीवन की त्रास। तो ममता कालिया, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुचर्चित लेखिका हैं जो 60 के दशकों से लगातार लिखती जा रही हैं। समाज के ऊपर, समाज में उठने वाली समस्याओं के ऊपर वे बड़ी संवेदनशीलता के साथ चीज़ों का चित्रण करती हैं। तो यह उपन्यास भी जो है ममता जीवन के अपने जीवन से उपजे हुए अनुभवों पर लिखा गया है। ममता जी ने अपने ही दोनों बेटों की कहानी इस उपन्यासिका में लिखी है। आमतौर पर ये नारी पात्रों के साथ में बहुत सहानुभूति रखती हैं, परंतु इस उपन्यासिका में इन्होंने बिना किसी लिंग भेद को अपनाए पुरुषों और स्त्रियों की समस्याओं को पूरी शिद्दत के साथ चित्रित किया है। दौड़ उपन्यासिका में जो है, आपको मैं कहानी बताना चाहूँगी कि ये उपन्यासिका शुरू होती है एक 22 साल के लड़के पवन के साथ में। पवन जो है अहमदाबाद में नौकरी कर रहा है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में। IIM अहमदाबाद से MBA करने के बाद उसे लाखों रुपए का पैकेज मिलता है और वह अहमदाबाद में नौकरी शुरू कर देता है। माता पिता इलाहाबाद के छोटे से शहर में रहते हैं। माँ स्कूल में टीचर है, पिताजी पत्रकार हैं, समाचार पत्र निकालते हैं और छोटा भाई कंप्यूटर के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहा है जिसका नाम है सघन। तो ये कहानी मुख्य रूप से इन चारों के आपसी संबंधों को लेकर के लिखी गई है, परंतु यहाँ आप देखिए कि पवन के पास इतना समय नहीं है कि वो अपनी माँ से बात कर सके। सुबह से शाम तक वो अपने कामों में व्यस्त रहता है। अकेली माँ वहाँ बेटे के फ़ोन का इंतज़ार करती रहती है और बाद में जब बेटा अपने पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है तो इस बात को भी माँ पूरे तरीके से स्वीकार नहीं कर पाती है। माँ को हमेशा लगता है कि बेटा उसके साथ आकर उसके पास क्यों नहीं रह रहा है। ये पुरानी पीढ़ी का अकेलापन है जिस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। पर इस कहानी को ममता कालिया जी ने लिखा है जो स्वयं पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रही थी, इसीलिए उन्होंने बूढ़ों के प्रति इसमें ज़्यादा संवेदना दिखाई है। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात को माना कि नई पीढ़ी की अपनी समस्याएं हैं, अपने दुख हैं। अब हम देखते हैं कि इस उपन्यास में कौन कौन से मुख्य पात्र हैं। कहानी मैंने आपको बताई है। पिता है राकेश, माँ है रेखा, 2 बच्चे हैं पवन और सघन। पवन नौकरी करता है अहमदाबाद में मल्टीनेशनल कंपनी में। वहाँ से अधिक पैसे पर वो नौकरी करने के लिए चेन्नई चला जाता है। अपनी पसंद की लड़की स्टेला से शादी करता है। स्टेला जो है
आधी पारसी है, आधी एंग्लो इंडियन है, उसके माता पिता विदेश में रहते हैं। वो बिल्कुल भी पारंपरिक भारतीय बहू नहीं है, जो कई बार रेखा को अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा, इन दोनों के संबंधों के अलावा इस उपन्यासिका में चर्चा की गई है सघन की, जो अधिक पैसा कमाने के लिए सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके ताइवान चला जाता है, परंतु वहाँ पर भी जाकर के वो वहाँ की राजनीति में व्यस्त हो जाता है। जब माता पिता चाहते हैं कि बेटा वापस लौट कर आओ, तो वो नहीं आना चाहता है और अपने पिता को बोलता है कि पिताजी, आपने ज़िंदगी में क्या कमाया, आपके पास कितना पैसा है, आई डोंट वॉन्ट टू लिव लाइक दिस। ये वाली चीज़ पिता को बहुत ज़्यादा चुभ जाती है। तो पुरानी पीढ़ी के साथ नई पीढ़ी किस तरह से व्यवहार कर रही है, ये पूरा इस उपन्यास में बताया गया है। आइए अब हम देखते हैं कि पुरानी पीढ़ी के कौन कौन से पात्र जो हैं मुख्य रूप से यहाँ पर बताए गए हैं। राकेश हैं, पत्रकार हैं, लगभग 60 साल उनकी उम्र है। उनकी पत्नी रेखा हैं, स्कूल में एक टीचर हैं, 55 साल की हैं, लेखिका भी हैं, लिखती रहती हैं। उनके एक मित्र हैं सिन्हा साहब। देखिए, इलाहाबाद एक छोटा सा शहर है, सोता हुआ शहर, जहाँ लोग बहुत एक्टिव नहीं हैं, पर उस कॉलोनी में एक अपर मिडिल क्लास के लोग मिलजुल कर रहते हैं। उनमें से एक है सिन्हा साहब, जिनका बेटा अगेन मल्टीनेशनल कंपनी में बॉम्बे में काम करता है। एक और है सोनी साहब, उनका बेटा अमेरिका में रहता है। और एक गुप्ता पति पत्नी है, उनके बच्चे भी उनके साथ नहीं रहते हैं। जब आप 50 साल पहले की बात देखते हैं तो आमतौर पर संयुक्त परिवार थे, माता पिता, बेटा बहू, बच्चे, थर्ड जनरेशन सब मिलके रहते थे। परंतु 21st सेंचुरी में हमारा सोशल स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया है। अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग रहते हैं। बच्चे पैसा कमाने के लिए विदेश में रहते हैं। माता पिता को बड़ा फ़ख्र होता है, हमारा बेटा इतने $1000 कमा रहा है, परंतु वही माता पिता जब बीमार पड़ते हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है, तो वो याद करते हैं कि हमारी सेवा करने वाला कोई नहीं है, हम बिल्कुल अकेले रह गए हैं। अब इनकी समस्याओं के बारे में हम विचार करेंगे। सबसे पहली समस्या जो पुरानी पीढ़ी की दौड़ में बताई गई है वो है अकेलापन। जब बच्चे बाहर चले जाते हैं और पुरानी पीढ़ी के पास नौकरी भी नहीं होती है, सुबह से शाम तक बच्चों के बिना वे घर में रहते हैं, नौकरी के बिना उनके पास कोई काम भी करने के लिए नहीं होता है। कई बार तो ये स्थिति हो जाती है कि उनसे कोई बात करने वाला भी नहीं होता है। अगर पति पत्नी साथ में रह रहे हैं तो अकेलापन फिर भी कम हो सकता है। कई बार अगर जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है तो बात करने के लिए उन्हें नौकरों तक को ढूंढना पड़ता है। कई बार वे घर से बाहर निकल कर के साथी ढूंढते हैं जिनसे वे बात कर सकें। दौड़ में रेखा जो है नौकरी कर रही है, व्यस्त है अपने काम में, परंतु खाना बनाते वक्त, कॉपी चेक करते वक्त, रात में सोते वक्त उसे हमेशा अपने बच्चों की याद आती है। उसे अकेलापन सताता है। उसे लगता है कि जिन बच्चों के साथ उसने 20 साल गुजारे, अचानक से वे दोनों बच्चे उसे छोड़कर चले गए हैं। दूसरा एक बड़ी समस्या है असुरक्षा की। खास तौर पर जब शारीरिक रूप से व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है तो उसे लगता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा तो कौन मेरा ख्याल रखेगा। दौड़ में इस चिंता को बड़ी बारीकी से दिखाया गया है। सोनी साहब जब बीमार हो जाते हैं, बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी अंतिम अंत्येष्टि करने के लिए उनका बेटा अमेरिका से नहीं आता है। वो बोल देता है, मैं अमेरिका से नहीं आ सकता, मुझे आने में वक्त लगेगा, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, मेरे पापा को आप ही लोग देख लो, उनका अंतिम संस्कार आप ही लोग कर दो। तो आप देखिए यहाँ पर संबंध इतने ज़्यादा बिखर गए हैं, या संबंधों में पैसा या करियर इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि पिता की मृत्यु पर भी बच्चा आने को तैयार नहीं है। और सबसे बुरी स्थिति ये है कि पत्नी को ये भी नहीं पता है कि घर में पैसा है या नहीं, बैंक से पैसा कैसे निकाला जाता है। किसी भी गंभीर स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में बूढ़े लोग क्या करेंगे, ये डर उनको हमेशा सताता है। अगर उनके बच्चे अपने पास होते हैं तो उनके मन में एक रीएश्योरेंस होता है। ये रीएश्योरेंस जो है, जब बच्चे हज़ारों किलोमीटर दूर या विदेश चले जाते हैं तो ख़त्म हो जाता है। वही असुरक्षा इस उपन्यासिका में दिखाई गई है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, जब आप फिज़िकली कमज़ोर हो जाते हो तो इमोशनली भी टूटने लगते हो। एज के साथ साथ इमोशनली माता पिता बच्चों पर डिपेंडेंट होने लगते हैं
और वही चीज़ जो है जब बच्चे उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते हैं तो ये परेशानियाँ आती हैं। उपेक्षा आमतौर पे भारत में जो होता है, बचपन से ही माता पिता अपनी हैसियत से बढ़कर बच्चों को सुख सुविधाएं देते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें पालते हैं। अपनी जीवन का प्राइम जो है माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। होता क्या है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, कमाने लगते हैं, माता पिता को छोड़ के निकल जाते हैं। अब माता पिता के मन में खटकने लगता है कि हमारा बेटा तो हमें समय ही नहीं दे रहा है, हमारी उपेक्षा करता है, हमें इग्नोर कर रहा है। जब भी वो आते हैं बच्चे हरी बरी में होते हैं, भागने के मूड में होते हैं और अपने जीवन के बड़े बड़े निर्णय जब बच्चे खुद लेने लगते हैं तो माता पिता को, बूढ़ों को, पुरानी पीढ़ी को ये बात बहुत खटकती है। पहले जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो माता पिता से पूछते थे हम कौन सा विषय लें, हम कहाँ पढ़ें, हम कैसे पढ़ें, परंतु नौकरी करने के बाद वे नौकरी छोड़ते हैं, नई नौकरी ज्वाइन करते हैं, शहर बदलते हैं, अपने पसंद की लड़की से शादी करते हैं। जब ये सारे निर्णय बच्चे अपने माता पिता से पूछे बिना लेते हैं तो बच्चों को, माता पिता को ख़ास तौर पर लगता है कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनकी उपेक्षा की जा रही है। रेखा हमेशा इस बात का रोना रोती है कि एक बार भी पवन ने उससे ये नहीं पूछा कि वो स्टेला से शादी करना चाहता है। पवन ने आके घोषणा कर दी, मम्मी मुझे स्टेला से शादी करनी है। बहुत बुरा लगा रेखा को कि मेरे बेटे की शादी और बेटा मुझसे नहीं पूछ रहा है। सेम चीज़ जब पवन को नौकरी चेंज करनी थी, उसको अहमदाबाद से चेन्नई जाना था, तो पिता को सिर्फ इतना बोला, पापा मैं नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। पापा को लगा 25 साल का उनको अनुभव है, बेटे से ज़्यादा अनुभव है, परंतु उसके बाद भी जो है बेटे ने पिता से सलाह लेना ज़रूरी नहीं समझा। छोटा बेटा अपनी मर्ज़ी से विदेश चला जाता है, सिर्फ माता पिता को सूचना देता है। जब बच्चे अपने निर्णय में पुरानी पीढ़ी को शामिल नहीं करते हैं तो उन्हें उपेक्षा बहुत अधिक महसूस होती है। पीढ़ीगत संघर्ष दिखाया गया है। दौड़ उपन्यास में दोनों जनरेशन का जीवन जीने का तरीका अलग अलग है। एक पैसे को इम्पोर्टेंस देती है, एक रिश्तों को इम्पोर्टेंस देती है। एक का जीवन स्लो है, एक का जीवन तेज है। पुरानी पीढ़ी रिश्तों को इम्पोर्टेंस देती है और नई पीढ़ी इसी कारण से टकराव और लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगता है। बहुत सीधी सी बात है कि दोनों लोगों की अपेक्षाएं अलग अलग हैं और दोनों के जीवन जीने का तरीका अलग अलग है। तनाव और चिंता भी बहुत सताती है। देखिए, बच्चे कितना भी अकेलापन हो, सुरक्षा हो, परंतु बच्चों के वेलबींग की चिंता माता पिता के मन में हमेशा रहती है। जब बच्चे नहीं मिल पाते हैं या बच्चे बीमार हो जाते हैं तो पुरानी पीढ़ी के अंदर इतना ज़्यादा टेंशन आ जाता है कि उन्हें कई तरह की शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं। दोनों ही पीढ़ी के दृष्टिकोण में फ़र्क है और जनरेशन गैप हमेशा से रहा है। दौड़ में इस जनरेशन गैप को बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स के साथ में प्रस्तुत किया गया है। तो कुल मिलाकर के नई पीढ़ी के साथ जो एक मेन परेशानी आजकल हो रही है वो ये है कि तकनीकी बराबर बदलती जा रही है, ज़िंदगी का पेस बढ़ गया है। हर रोज़ हमको नई चीज़ें सीखनी होती हैं। पुरानी पीढ़ी सीख नहीं पाती है। नई पीढ़ी चाहती है कि माता पिता इंटरनेट चलाना सीख लें, वाईफाई पर फ़ोन पर बात करना सीख लें, उनके साथ गूगल मीट किया करें। नई पीढ़ी को फ़ोन देखने में, कंप्यूटर का यूज़ करने में बड़ी तकलीफ़ होती है। तो ये ज़्यादा जब गैप्स पैदा हो जाते हैं तो नई पीढ़ी खींचने लगती है और पुरानी पीढ़ी दुखी हो जाती है। यही समस्याएं इसमें बताई गई हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ रेफरेंसेस रखे हैं। यू कैन वॉच हियर इटसेल्फ। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ।